क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलोय रेदर देन ए प्योर मेटल। आंसर बोल रहा है अब, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलोय इज हायर देन द प्योर मेटल एंड इट डज नॉट करोड इजिली। करोड भी एक रीजन होता है। करोड क्या होता है? करोजन, जंग लगने को बोलते हैं। मोर ओवर इवन एट हाई टेम्परेचर द एलोयज डू नॉट मेल्ट रेडिली, hence the coils of heating appliance such as electric toaster and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal। ज़्यादा आपका हाई टेम्परेचर होता है उसके अंदर और जल्दी से मेल्ट पिघलता नहीं है। समझ में आया आपको? मेल्ट माने पिघलना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कंडक्टर कौन सा, कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा है वो कौन सा बेटर है, आयरन है या फिर मरकरी है? कौन सा बेटर है? कंडक्टर कौन सा बेटर होता है जिसमें करंट जल्दी से पास करता है? वही तो होता है। तो कौन सा, मरकरी या आयरन? तो जो रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी उसका जो कंडक्टर वो अच्छा होगा क्योंकि उसमें करंट जल्दी से पास कर जाएगा। जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे हो, मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो 94 है, 0.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है। ये मरकरी की आप देख रहे हो उधर, ये रेजिस्टिविटी मरकरी की है अगेन। और जो आयरन की है वो है हमारी 10.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो कम किसकी हुई? हमारी आयरन की। तो रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी तेज़ी से करंट फास्ट मूव करेगा, करंट पास ऑन करेगा, मतलब गुड कंडक्टर होगा वो मेटल्स। तो आयरन क्या है? गुड मेटल है। आयरन क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू मरकरी। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर? इनको इसमें सभी में से पूछ रहा है आपसे। इस टेबल में जितने भी नाम देख रहे हो आप, ये मटेरियल, जितने भी मटेरियल देख रहे हो यहाँ से लेके पूरे जितने भी मटेरियल आप देख रहे हो यहाँ तक, ये कंप्लीट जितने भी मटेरियल है, ये सारे मटेरियल क्या काम कर रहे हैं? इनमें ये सभी रेजिस्टिविटी बता रहे हैं। अब इसके अंदर जितने भी रेजिस्टिविटी के जितने भी मेटल्स देख रहे हो, मटेरियल, इनमें सबसे कम, आप नीचे से देखोगे, नीचे से ये सबसे ज़्यादा हो गई रेजिस्टिविटी, पेपर की है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो किसकी है? सिल्वर की है। सिल्वर की क्या है? 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। ये हमारी रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब क्या है? सिल्वर क्या हमारा एक बेस्ट कंडक्टर हुआ। पढ़ के देखते हैं एक बार इसका आंसर। आंसर ए, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेसर देन दैट ऑफ द मरकरी 94 ये कुछ समथिंग, सो आयरन इज द गुड कंडक्टर एज कम्पेयर टू द मरकरी। बी, सिल्वर हैज द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी सो इट इज द बेस्ट कंडक्टर। जिस प्रकार से क्लोज सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, उसी प्रकार से जो सर्किट होता है वो सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो सर्किट है, जो डायग्राम दे रखा है, स्कीमेटिक डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या एक बैटरी है। बैटरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ए 5 ओम रजिस्टर, एन 8 ओम रजिस्टर एंड ए 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब किस में कनेक्टेड? सीरीज में। कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना है। इस प्रकार से इसके अंदर आपने एक सीरीज में कनेक्ट कर रखी है, सीरीज में कनेक्ट है, ये रजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? करंट कैसे फ्लो करता है? हमेशा करंट, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा ये करंट भी इसमें फ्लो कर रहा है। ये आई दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। करंट का ध्यान रखना है हमेशा, ये करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। हमेशा याद रखना। ये डिनोट कर रहा है आपको क्लोज सर्किट का एक डायग्राम बता रहा है, मतलब ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है अभी इस टाइम पर। और 5 रजिस्टर और 8 रजिस्टर और 12 रजिस्टर, ये सब कैसे कनेक्टेड? सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारे 3 सेल हो गए इस प्रकार से। रिप्रेजेंटेशन है सेल्स की। बैटरी कहेंगे इसको हम। 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है जिसमें 3 सेल्स लग रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे ये वाला डायग्राम आपको दोबारा बनाना है। एमीटर क्या काम आता है? करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर में से जो पास कर रहा है। और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर? एमीटर और वोल्टमीटर में क्या रीडिंग्स होने वाली है? 12 ओम रजिस्टर पे तो क्या लगेगा हमारे पास? हमारा वोल्टमीटर लगेगा। और जो बच गया, 2 बच गए, तो उसमें एमीटर लगेगा। इसका दे रखा है कि इसमें यहाँ पर लगेगा वोल्टमीटर, मतलब 12 ओम के अंदर यहाँ तो लगेगा हमारे पास वोल्टमीटर और इन तीनों के लिए लगेगा हमारे पास एमीटर। इन तीनों के अंदर, इन तीनों को मेजर करने के लिए हमारा लगेगा एमीटर। करंट मेजर करना है इन तीनों के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सुनो, आप इस प्रकार से डायग्राम बनाना है आपने। अब इसमें जो भी लिख रखा है ना वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ याद रखना, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको नेट रेजिस्टेंस समझ में आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कह लो,
इक्विवेलेंट आता है एक नाम, इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, और नेट रेजिस्टेंस। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये इतना होगा, नेट पोटेंशियल 6 वोल्टेज दे रखे और ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ के अंदर तीनों को प्लस कर लेना, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारे पास कितना, 25 ओम। कितना निकल जाएगा, 25 ओम। ओम क्या है यहाँ पर, ये ओम क्या है, एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। यूजिंग ओम्स लॉ लगाना है आपने, इसमें करंट निकलेगा इस प्रकार से 0.24 एम्पियर। नाउ फॉर द 12th, अब आपको बोल रहा है कि सिर्फ किसकी निकालनी है, 12 ओम रजिस्टर्स की निकालनी, करंट निकालना है इसके अंदर। अब इसमें हमें करंट भी दे रखा है, 12 ओम रजिस्टर्स में हमें क्या निकालना है, इसकी वोल्टेज निकालनी है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे हम, तो इस प्रकार से हमारी वोल्टेज भी निकल जाएगी। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो ये इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये 12 ओम आएगा, यहाँ ये भी नहीं आएगा, ओम आएगा। फिर आगे आंसर भी बोल रहा है, हेंस द रीडिंग इन द एमीटर इज 0.24 एंड वोल्टमीटर इज 2.88। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपने, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है आपका ऑलरेडी। सो इक्विवेलेंट क्या होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है आपसे पैरेलल में। तो पैरेलल को निकालने के लिए हम अगर यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल के अंदर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, 1/r की फॉर्म में निकालते हैं। यदि हमें सीरीज की फॉर्म में निकाल रहे होते तब हम क्या करते, सीरीज अगर यदि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते तो हम क्या करते वहाँ पर, तो कैसे आर होता, तो आर बिना रेसिप्रोकल आर नहीं होता, रेसिप्रोकल वाला आर नहीं होता, सिंपल आर होता, आर टोटल आर इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से होता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर। और सेम चीज़ इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन के बेस पे हमें दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको हम इनकी जगह पर पुट करेंगे। एक R1 है तो दूसरा क्या है, R2 है। इन दोनों को यहाँ पुट आउट करेंगे, एक R1 और एक R2, इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर R1 ये दे रखा है, R2 ये है और R3 ये दे रखा है। कोई ये फॉर्मूला दे रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ये वैल्यू पुट करनी है आपने, और इसे सॉल्व करना है इधर से। और इसको जब कम्प्लीटली आप सॉल्व कर लोगे तो ये नियर बाई 1 ओम के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सॉल्व आउट करना है हमें। द नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस एक ही बात होती है, 1/r। ये इन्फिनिटी तक हो सकता है आपका, आगे तक जा सकता है, बहुत आगे तक। यदि हमारे पास रेजिस्टेंस जितने दे रखे होंगे वहाँ पर हमें हिसाब से इसको लगा लेना है। यहाँ पर हमने रख ली वैल्यू, पुट आउट करी है, तो उससे सॉल्व आउट करेंगे तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ये निकल के आएगा। हमें पहले फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, और इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू ऐड करने के बाद होगी। इस प्रकार का जब इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा रखना है। और आपको क्या दिमाग में रखना है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस है, जो जो दे रखी है वो आपको पहले नोट डाउन कर लो। इस प्रकार से इसमें दे रखा है, जरूरी नहीं है इस प्रकार से लिखना है, अपनी मर्जी से लिख सकते हो आप, जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। पर आपने गिवन जो जो दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले रेजिस्टेंस क्या दे रखा है भाई आपको, 100 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस क्या से दे रखा है, 50 ओम। थर्ड रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 500 ओम। ये सब किस में कनेक्टेड है, ये भी दे रखा है पैरेलल में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 220। आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक आयरन का, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू इट। दो चीज़ें पूछ रहा है, पहली चीज़ पूछ रहा है आपसे रेजिस्टेंस, फिर दूसरा पूछ रहा है आपसे करंट। जरूरी याद रखना हमें ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना, IR, इससे निकालेंगे हम करंट, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। ये हमें दे रखा है, I निकालना है और R हमें रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं। टोटल R निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब तीनों को ऐड कर लेना है। किस प्रकार से, पैरेलली ऐड कर लेना है। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और प्लस 1/r3। अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट आउट करते चलेंगे, यहाँ पर 100, ठीक है। एलसीएम भी लेंगे यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर कितना होगा, 500 होगा। फिर इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे। हम इसे सॉल्यूशन के हिसाब से देखें, इन तीनों का सॉल्यूशन ले लेंगे, इन तीनों का कुछ इस प्रकार से, और इसका एलसीएम आ जाएगा 500। फिर इसके बाद 16/500, ये हमें इस प्रकार से अपोन में मिलेगी वैल्यू। अपोन में मिलने के बाद आपको इस प्रकार से सॉल्व आउट कर लेना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस एक ही बात है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/r था, 1/r, तो यदि हम ये रेसिप्रोकल में है,
ये हमारा जो आंसर निकला ये रेसिप्रोकल आंसर है। यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, निकाल रहे हैं सिर्फ रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पर तो 1/r की क्या वैल्यू निकली है, 16/500 है। फिर r की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ ये हो गई है 500/16। अपोजिट क्यों हो गया, तो यहाँ पर देखो पहले हमने क्या लिखा था 1/r, ध्यान समझना, 1/r 500 फिर 16 है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है, 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी है। r अलग होता है, 1/r अलग होता है, तो हमें सिर्फ r की वैल्यू पता करनी है। इसमें 1/r की तो निकाल लिया हमने वैल्यू, ये है 1/r की। अब सिर्फ हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू हम सिर्फ कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे निकालेंगे, 16r = 500 और फिर यहाँ पर r = 500/16 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। अब इसमें ओम्स लॉ में पुट करेंगे इसको हम, हमारे पास r की वैल्यू निकल चुकी है और हम क्या निकालेंगे, सिर्फ करंट निकालेंगे। तो करंट से हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें एम्पियर में आंसर मिल जाएगा। हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25 ओम एंड करंट थ्रू इट इज 7.04 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, यदि हमारे पास कोई डिवाइस है, यदि हम उसको दो चीज़ में लगा सकेंगे, या तो हम उसको पैरेलली लगाएंगे या फिर हम सेकंड केस में क्या लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे, सीधे सीधे लगा देंगे, कनेक्ट करेंगे। तो फ़ायदा किस में है, ऑफ कोर्स पैरेलल में है फ़ायदा। रीज़न क्या है, सीरीज़ का एग्जांपल समझाता हूँ पहले मैं आपको। जो घरों में देखते हो दिवाली के दिन पे हम लड़ियाँ लगाते हैं, सुंदर सुंदर बल्ब, छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, लाइन से लगे होते हैं, वो सीरीज़ का एग्जांपल है। ये जो सीरीज़ होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में, यदि एक भी बल्ब उसमें से छोटा सा भी फ्यूज हो जाता है ना, तो उसमें सारे खराब हो जाएंगे। फिर सारे खराब होने का मतलब क्या है, सब में वोल्टेज था, सब में अलग अलग वोल्टेज, मतलब जो फ्यूज हो गया ना, मतलब डिवीजन हो गया। वोल्टेज कैसा हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब डिवीजन हो रहा है तभी तो फ्यूज हो गया। वो एक कंट्रोल नहीं कर पाया, दूसरे के पास ज़्यादा करंट आ गया, फिर दूसरे के पास और भी ज़्यादा करंट आ गया, फिर दूसरे के पास और भी ज़्यादा करंट। तो ऐसे क्या हो गया, एक खराब हुआ तो सारे खराब हो गए। एक भी बल्ब यदि खराब हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, सारे खराब हो जाते हैं, फिर वो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। पैरेलल का एग्जांपल देखें, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट जैसा हमारे घर में है। आप घर में देखोगे ना, हमारे एक वोल्टेज लगा होता है। पुराने ज़माने में आप देखते थे डब्बा सा होता था, एक छोटा सा, उस डब्बे से कनेक्ट किया जाता था उस पूरे घर की वोल्टेज को। आज भी हमारे घर में वोल्टेज लगा होता है, पूरे घर के अंदर एक वोल्टेज होना ज़रूरी होता है। वोल्टेज क्या करता है, उस पूरी लाइट को, ज़्यादा लाइट आ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है। मतलब पूरे घर में एक ही वोल्टेज होता है, इतने बड़े घर में एक ही वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज के लिए, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है कि किस में कितनी ज़्यादा लाइट जाएगी, किस में नहीं जाएगी। जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, सबका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 220 वोल्टेज होता है। वोल्ट मीटर से हम मेज़र करते हैं। जितनी भी लाइट्स देखते हो आप घरों के अंदर, लाइट जैसे एलईडी लगी रहती है ना घरों के अंदर, एलईडी लगा बल्ब लगी होती है, लगे होते हैं, सब पूरे घर का जो वायरिंग होती है ना, कनेक्शन, जो पूरे घर का वायरिंग होती है, कनेक्शन होती है, कनेक्शन होता है पंखे का, लाइट का, अलग अलग चीज़ों का, सर्किट्स का, अलग अलग जगह जगह सर्किट्स लगे होते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज एक होता है ना, तो उसमें डिवीज़न नहीं होता वोल्टेज। अब सीरीज़ में वोल्टेज डिवीज़न था, पैरेलल में वोल्टेज डिवीज़न नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ वोल्टेज इन पैरेलल। पहला क्या हो गया हमारा, वोल्टेज। सेकंड हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब इसमें जो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा वायर होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इसमें बढ़ता है। इसके अंदर एक ही वायर होता है सिंपल सा, और वो वायर एक कनेक्शन का पूरा ये होता है। तो इसमें क्या होता है, हर सारे डिवाइस का रेजिस्टेंस एक का मतलब ऐड होता चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देखते हो फ्यूज जल्दी ख़राब हो जाए, गर्म हो जाते हैं वो बल्ब, तो रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो वो किसकी वजह से होता है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और वही बात करें यदि हम पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है कम, रिड्यूस हो जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं ये सब, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड। तो करंट जब पास ऑन करता है तो उसमें पैरेलली सब में आधा 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 आधा, सब में 1/r 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 इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है सब में रेजिस्टेंस। मतलब कि सब में रिड्यूस हो जाता है। जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा पैरेलली में, तो वहाँ तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कम होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। आगे समझते हैं, चीज़ पढ़ के देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पर पहले, सबसे पहले, फिर मैं आपको आंसर पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं।
What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? Question answer: in parallel, there is no division of voltage among the appliances. The potential difference across each appliance is equal to its applied voltage, and the total effective resistance of the circuit can be reduced by connecting electrical appliances in parallel. While at the edge of taking